जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्ययन को लगातार कर रहे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम? शब्दांश। कौन सी क्लास करेंगे? शब्दांश। आपको वर्णमाला हम पहले करा चुके हैं, वर्णमाला की 7 क्लास हुई है और 8वीं क्लास आपकी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। अब ये शब्दांश की पहली क्लास है। क्लास नंबर कौन सी है ये? पहली। चलो समझते हैं शब्दांश। तो जैसे ही नाम आया शब्दांश तो आप जानते होंगे शब्दांश। यदि मैं शब्दांश को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? आप कहोगे शब्द प्लस अंश, यह है शब्दांश। शब्द का मतलब शब्द होता ही है और अंश का मतलब क्या होता है? भाग होता है या हिस्सा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है जो शब्दांश है वो एक शब्द का भाग ही है। क्या होता है ये? शब्द का भाग। अब ये जो भाग है ये शब्द के प्रारंभ में भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है। तो चलो समझते हैं इसको। तो पहले पढ़ेंगे हम उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग का काम क्या है? ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ेगा और जैसे ही जुड़ जाएगा एक नए शब्द का निर्माण करेगा। उपसर्ग नाम से समझ रहे हो क्या? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या है? उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। और सर का मतलब क्या होता है? सर्ग। इसका मतलब होता है रचना करना। रचना करना। तो जो शब्द या जो भाव रचना कर दे किसी के समीप आकर, उसका मतलब क्या है? समीप। असर का मतलब रचना। तो समीप आकर कर क्या कर देगा? जैसे समीप आएगा तो रचना कर देगा किसकी? नए शब्द की। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। लेकिन इसको जोड़ते कहाँ पर है शब्द में? इसको प्रारंभ में जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा अपमान, तो अपमान में यदि आप उपसर्ग की बात करोगे तो आप कहोगे भैया अप प्लस मान। ये क्या है? अपमान। जैसे मैंने कहा असमान, तो असमान में क्या है? तो आप कहोगे जो असमान है इसमें ए तो उपसर्ग है और समान क्या चीज है? एक शब्द है। तो जैसे ही आपने समान में ए लगाया तो एक नया शब्द बनेगा असमान। निरपराध, तो आप कहोगे इसमें निर क्या है? उपसर्ग है और अपराध क्या चीज है? एक शब्द है। जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो आपने देखा कि एक नया शब्द आपको मिल गया। क्या मिल गया? निरपराध। तो अगर मैं निरपराध की बात करूं तो निर क्या है? इसमें उपसर्ग है कि भैया निर जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया निरपराध। तो देखिए निरपराध होता है, हम वाक्य में यूज करते हैं वह लड़का निरपराधी है। तो निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है। आपने कहा निरपराधी, तो निरपराधी कोई भी शब्द नहीं है, गलत होता है, ठीक है। या तो निरपराध होगा और आप इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो निरपराधीन हो जाता है। लड़की के लिए निरपराधीन होता है और लड़का के लिए निरपराध होता है। तो इसमें आपको क्या चीज देखनी है? आपको देखना है उपसर्ग। तो आपको निर प्लस क्या? अपराध। तो क्या हो गया? निरपराध। तो ये निर क्या चीज है? ये उपसर्ग है। ध्यान रखना आपको हलंत लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हलंत। इसके बाद ही हम आपको संधि पढ़ाएंगे। आप ये मत सोचना कि निर आप ऐसे लिख दो, निर प्लस क्या? अपराध। तो देखो ये वाला जो निर है ये उपसर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। यदि आप इनको पढ़ोगे तो संधि में जाओगे। जैसे यहाँ पर क्या चीज है? ए छिपा हुआ है और यहाँ भी क्या है? तो जब आप संधि पढ़ते हो तो ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं? आप कहोगे आ बनाते हैं। तो ये तो निरपराध हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये वाला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा इसके अनुसार? निरपराध। तो निरपराध थोड़ी होता है, निरपराध होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे वाली बात, ठीक। ऐसे अपमान में क्या उपसर्ग? अप है और असमान में क्या है? है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं।
चलो देखते हैं, इसको हटा देते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अब हटाते हैं। देखिए जैसे आपके अलग अलग संख्या होती है, ऐसे ही उपसर्गों की भी अलग अलग संख्या है। उपसर्ग की भी क्या है, एक संख्या है। जैसे मैंने कहा भैया हिंदी के उपसर्ग अलग होंगे, संस्कृत के उपसर्ग अलग होंगे। तो नंबर एक करके इनको समझते हैं। नंबर एक, मैंने कहा संस्कृत के उपसर्ग, मैंने क्या कहा, संस्कृत के उपसर्ग। आप कहोगे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो कितने होते हैं, वो 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 मेरे सारे होते हैं संस्कृत के। ठीक है, एक एक करके आपको समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं समझाएंगे। फिर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर भी आपका आता है हिंदी के उपसर्ग। किसके, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, आप कहोगे हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो 13 होते हैं। फिर मैंने नंबर 3 बात की, आगत उपसर्ग जो बाहर से आए, जैसे मैंने कहा उर्दू और फारसी। क्या कहा, उर्दू और फारसी। तो आप कहोगे ये जो उर्दू और फारसी हैं वो भी तो उपसर्ग ही हैं, उनमें तो उपसर्ग होंगे। जैसे बदनाम, तो बद क्या चीज है, आपका उर्दू फारसी वाला उपसर्ग है। तो इनकी जो संख्या है वो 19 है। ऐसे ही इंग्लिश में भी उपसर्ग होंगे। जैसे सब इंस्पेक्टर, तो सब क्या इंग्लिश का है। जैसे डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी क्या है, इंग्लिश का है। तो डी में क्या ले लेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अंग्रेजी उपसर्ग। आप कहोगे जो अंग्रेजी के उपसर्ग है वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। एक एक करके समझते हैं कि हम एग्जाम में इनको भूल भी तो सकते हैं, भूल सकते हैं ना। पूछा आपसे उर्दू फारसी के उपसर्ग कितने होते हैं, आपने बता दिया 13। पूछा था हिंदी के उपसर्ग कितने, आपने बता दिया 19। तो देखो इनको कैसे याद करेंगे, आप हिंदी लिखोगे, क्या चीज लिखोगे, हिंदी। तो हिंदी में कैसे याद रखोगे, मैंने जैसे ये वाली चीज लिखी है तो हिंदी में ये वाली चीज निकाल ली ना। अब आपको क्या करना है, ये वाली चीज को उल्टा कर देना है। जैसे प्रतिबिंब देखते हैं ना, रीजनिंग में पढ़ते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो क्या काम करोगे, इसको उल्टा कर दोगे तो ये देखो 13 नहीं हो जाएगा। जैसे ही आपने उल्टा किया 13 हो गया। तो हिंदी के तो आसान हो गए, आप समझ के हो गए 13 कैसे बोलते हैं, कभी भूल जाओ तो ऐसे लिख सकते। बात करूं मैं संस्कृत की, तो जैसे ही आप संस्कृत लिखोगे, क्या लिखोगे, संस्कृत। आप करोगे कि भैया पहले जब हम पहली दूसरी क्लास में थे तो हमें ये नहीं पता था कि 2 इकाई ऐसे बनाते हैं और र ऐसे लिखते हैं। इसको 2 बना देते थे और इसको र बना देते थे। तो इस र को मैं 2 नहीं मान सकता क्या, हाँ भैया मान सकते हो। आप कहोगे ये वाली र यानी ये वाली 2 और ये वाली देखो ये रही है, एक ये, तो दोनों मिलके क्या बन गई, 22 बन गई या नहीं बन गई। आप कहोगे संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। अब बात करें किसकी, उर्दू और फारसी की, तो ये तो बहुत आसान है भाई, 22 13 19, 22 संस्कृत के 13 हिंदी के, तो 19 बचे किसके, उर्दू फारसी के। इंग्लिश में तो इतने हो नहीं सकते। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये आपने समझे होंगे, तो इनको हटा देते हैं हम। याद रखना संस्कृत के 22 होते हैं और हिंदी के 13 होते हैं, उर्दू फारसी के 19 होते हैं और इंग्लिश के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब आपको पढ़ाते हैं प्रत्यय। कोशिश करेंगे कि आपकी छोटी से छोटी वीडियो बनाई जाए और उसमें ज्यादा कंटेंट आपको दिया जाए। तो अब बात करेंगे प्रत्यय की, फिर क्वेश्चन करेंगे 2-3 क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम। अब बात करूँ मैं नंबर 2 किसकी, प्रत्यय। तो भैया ये जो प्रत्यय है क्या ये उपसर्ग नहीं है, भाई ये भी तो सॉरी ये भी तो शब्दांश है। प्रत्यय भी क्या है आपके, शब्दांश है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स। और जो आपने उपसर्ग पढ़ा था उसको क्या बोलते हैं हम, परफिक्स बोलते हैं। भाई उपसर्ग को क्या बोलते हैं, आप कहोगे उपसर्ग को
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स भी कहते हैं इसको। सब आपके प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर है कि आप इसको प्रीफिक्स कहते हो या परफिक्स कहते हो या प्रीफिक्स कहते हो। प्रीफिक्स, प्री का मतलब क्या होता है पहले, और फिक्स का मतलब आपको पता ही है जो फिक्स कर दिया जाए। मतलब उपसर्ग का मतलब क्या होता है जो पहले फिक्स किया जाए, और सफिक्स का मतलब क्या होता है जो बाद में फिक्स किया जाए। बात करेंगे कि तो प्रत्यय ये शब्द के अंत में लगते हैं, यानी शब्द के अंत में आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे मैंने कहा शब्द के अंत में कैसे आएंगे, आपने कहा बताइए। जैसे मैंने आपसे कहा मिठास, क्या कहा मिठास। मैंने आपसे कहा लड़ाई, मैंने आपसे कहा पढ़ाई, मैंने आपसे कहा रसोईया। ध्यान रखना रसोईया ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप जब रसोई लिखोगे तो रसोई कैसे लिखते हैं, आप कहोगे रसोई में बड़ा ई आता है, लेकिन जैसे ही आपने ईया प्रत्यय लगा दिया, क्या लगा दिया, ईया प्रत्यय लगा दिया, तो वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है, तो आप कहोगे रसोईया। क्यों हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा लड़की, तो लड़की में जैसे ही आपने क्या लगाया, ईया प्रत्यय लगाया, क्या लगाया, ईया प्रत्यय, तो क्या हो जाता है बताइए, आप कहोगे लड़कियां हो जाता है। यानी एक रूल बन गया, जब भी किसी शब्द के अंत में बड़ी ई आ जाए उसमें आपको क्या जोड़नी हो, ईया जोड़नी हो, तो ये बड़ी ई किस में परिवर्तित हो जाती है, छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखना, आदि कर देता हूं, आदि। मिठास की बात करूं तो मीठा में आस मिलकर बना, आप कहोगे मिठास की बात करूं तो मीठा प्लस आश। मिठास में क्या है आपका प्रत्यय ये है, मिठास में क्या है, मीठा प्लस आस, आस क्या है इसमें प्रत्यय है। अगर मैं लड़ाई की बात करूं तो आप कहोगे लड़ प्लस आई, तो आई प्रत्यय जुड़ा है किसमें, लड़ाई में। अगर मैं बात करूं पढ़ाई की तो आप कहोगे पढ़ प्लस आई, यानी आई प्रत्यय से मिलकर बना है। अब रसोईया में पहले समझा दिया, रसोईया यानी रसोई प्लस किया, यानी रसोई प्लस क्या, यहाँ प्रत्यय जुड़कर बना है क्या, रसोईया। अब बात करें कि भैया प्रत्यय भी तो होंगे, हाँ से प्रत्यय भी होते हैं। देखो प्रत्यय आपके संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, किसके प्रत्यय होते हैं, यानी प्रत्यय अलग होते हैं। देखो प्रत्यय के प्रकार को समझते हैं पहले, यानी कि प्रत्यय के प्रकार के कौन से होते हैं, यानी इनके जो भेद होते हैं, इनका जो वर्गीकरण है कैसे। प्रत्यय तो आपका होगा कृदंत प्रत्यय, क्या होगा, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो कृदंत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। आप कहोगे कृदंत प्रत्यय की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो मैंने कहा कृदंत प्रत्यय की जो संख्या होती है वो 28 होती है, इनकी संख्या है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं कृदंत की संख्या कितनी होगी, कृदंत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, आप कहोगे कृदंत प्रत्यय की जो संख्या होती है वो 28 होती है, यानी 28 होती है। अगर मैं बात करूं तद्धित प्रत्यय की, तो तद्धित प्रत्यय की कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसके प्रकार होते हैं। क्या होते हैं इसके प्रकार, तो तद्धित प्रत्यय के प्रकार होते हैं, तद्धित प्रत्यय के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, यानी भेद होते हैं अलग अलग। यहाँ प्रत्यय के प्रकार है, लेकिन यहाँ तद्धित प्रत्यय के प्रकार हैं। ये कितने होते हैं भैया, आप बताओगे ये
7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। भाववाचक हो सकता है, निजवाचक हो सकता है, तदित प्रत्यय हो सकता है, क्रमवाच्य हो सकता है। वो आपको समझा देंगे करके। आपने समझ लिया प्रत्यय के प्रकार। कृदंत प्रत्यय होगा, तदित प्रत्यय होगा। कृदंत प्रत्ययों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 28 होती है, 108 होती है। और तदित प्रत्यय के जो आपके तदित प्रत्ययों की संख्या है इनका प्रकार होते हैं 7। इतना आपने समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनको कि कृदंत प्रत्यय कैसे पता लगाएंगे भैया हम पे कि कृदंत प्रत्यय है या फिर क्या है। देखो ऊपर से देखिए, मीठा, यानी अगर मैं किसकी बात करूं, कृदंत की बात करूं, कृदंत प्रत्यय, तो ये जो कृदंत प्रत्यय है किसमें प्रत्यय लगा हुआ, किस शब्द में? तो ये क्रिया के मूल धातु यानी क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है भैया? आप कहोगे धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु, यानी धातु में लगा होता है, धातु में लगकर बनता है, लगकर बनता है। जैसे आपने कहा, बता दीजिए क्रिया का मूल रूप। जैसे मैंने कहा लड़ाई, तो लड़ाई में आपने देखा कि लड़ क्या चीज है? मैंने कहा लड़, तो ये जो लड़ है ये एक धातु है, क्रिया का मूल रूप है। क्या है? क्रिया का, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, लड़। जैसे मैंने कहा पढ़ाई, तो पढ़ाई में क्या है? आप कहोगे पढ़, क्या चीज है? पढ़। ऐसे ही मैंने कहा सोना, तो सोना में क्या कहोगे? सो। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके मूल धातु हैं। ये क्या चीज है? मूल धातु है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया, तो लड़ाई, अब लड़ाई आपने देखा आई प्रत्यय जुड़ा है और पढ़ाई में भी जुड़ा है। और भैया मिठाई भी हो सकती है, इसको देखेंगे अभी। आपने देखा लड़ाई, तो लड़ाई कैसा प्रत्यय? आप हो गए कृदंत प्रत्यय। क्यों? क्योंकि लड़ में क्या जोड़ दिया? आई जोड़ दिया आपने, यानी लड़ प्लस क्या? आई, तो क्या बन गया? आप कहोगे लड़ाई। तो लड़ाई क्या चीज है? कृदंत प्रत्यय। मैंने कहा पढ़ाई, तो पढ़ में क्या जोड़ दिया आपने? पढ़ प्लस आई, तो पढ़ाई में पढ़ प्लस आई होगा, ऊपर देख लिया आपने। अगर बात करूं मैं किसकी, अब तदित प्रत्यय की। किसकी? तदित प्रत्यय की। एक बात और याद रखना, जो आपके कृदांत होते हैं वो कृदंत प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं, यानी जो शब्द कृदंत प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं उनको कृदांत बोलते हैं। जैसे लड़ाई एक शब्द है या नहीं? हाजी शब्द है। पढ़ाई शब्द है या नहीं? हाजी शब्द है। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये कृदांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आप कहोगे इन दोनों को क्या कहते हैं? कृदांत कहते हैं। ऊपर समझाते हैं आपको, इनको हटा करके ऊपर देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि आपका ये जो लड़ाई और क्या पढ़ाई, दोनों कृदांत हैं, क्योंकि कृत प्रत्यय से मिलकर बने। क्या है ये? कृदांत, क्योंकि कृदंत प्रत्यय से मिलकर बने हैं। और बात करूँ मैं किसकी? तदित प्रत्यय की। चलो तदित प्रत्यय को समझाते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? तदित प्रत्यय की, तो नंबर 2 हम देख रहे थे तदित प्रत्यय। अगर तदित प्रत्यय की बात करूं तो आप कहोगे ये जो तदित प्रत्यय है ये संज्ञा सर्वनाम में लगकर बना होता है। संज्ञा या सर्वनाम, और प्लस में प्रत्यय आ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? तदित प्रत्यय। जैसे मैंने कहा आपसे मिठास, तो एक बात बताइए ये मीठा क्या चीज है? इसमें विशेषण भी आ सकता है माय डियर। क्या आ सकता है? विशेषण। मतलब क्रिया का मूल रूप नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। क्रिया का मूल रूप नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा मिठास, आप कहोगे भैया मीठा में क्या जोड़ दिया? आस जोड़ दिया, तो क्या बन गया? मिठास बन गया।
तो बताइए ये मीठा कोई क्रिया का रूप थोड़ी है। आपने कहा मीठा फल, तो मीठा एक विशेषण है, जैसे आ से जोड़ा तो मिठास। तो ये इसमें क्या है, आप कहोगे ये तद्धित प्रत्यय हुआ या नहीं, ये तद्धित प्रत्यय हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बात यदि मैं बात करूं इसकी रसोईया की, किसकी, रसोईया की, तो मैंने कहा रसोई, ध्यान से समझना, रसोई ऐसा लिखा जाता है जैसे या प्रत्यय आपने जोड़ दिया तो बन जाता है रसोईया, मतलब बड़ी ई किसमें परिवर्तित हो जाती है, छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। तो आप कहोगे रसोई बताइए ये तो क्रिया थोड़ी है, मैंने कहा क्रिया नहीं है, ये तो एक संज्ञा है, इस संज्ञा में आपने ई या जोड़ दिया, तो कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हुआ या नहीं हुआ, तद्धित प्रत्यय हो गया। अब जो शब्द तद्धित प्रत्यय से बनते हैं उनको तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धितांत। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये तद्धितांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्धितांत। और जो शब्द कृत प्रत्यय से बनते हैं उनको कृदांत कहते हैं। इतना आपने समझ लिया होगा। तो एक बात ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देखना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, तो हटा देते हैं इनको। एक बात आपने देखी कि जो प्रत्यय होते हैं क्या उनका कोई अर्थ होता है, क्या इस आस का अपने आप में कोई अर्थ है, नहीं है। क्या आई का कोई अर्थ है, नहीं है। क्या इया का कोई अर्थ होता है, नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ रहे थे क्या उपसर्ग, तो आपने अप लगाया था, निर लगाया था, ए लगाया था, तो उनका अर्थ था। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रत्ययों का प्रत्यय होते हैं का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। और बात करूं किसकी मैं, उपसर्ग की, आप कहोगे उपसर्ग का अर्थ होता है, भाई अर्थ होता है या नहीं। जैसे मैंने आपसे कह दिया असमान, इसी को समझ लीजिए। तो यहाँ पर ए क्या जुड़ा उपसर्ग है या नहीं, इसका अर्थ होगा, इसका मतलब होता है निषेध, समान नहीं हो जो, असमान, इसी को तो कहते हैं हम असमान। अगर बात करूं किसकी में, मिठाई में, मीठा प्लस आई क्या बन गया, मिठाई। आप कहोगे मीठा में क्या जोड़ दिया, आई जोड़ दिया। तो इस आई का कोई शब्द का मतलब ये जो आई है इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं बात करूं कि प्रत्यय या फिर क्या उपसर्ग होते हैं, तो मुझे बताइए प्रत्यय या फिर क्या उपसर्ग क्या होते हैं। आप कहोगे प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, तो मैंने कहा ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश। तो ऊपर ही तो लिखा है शब्दांश, पूछेगा क्वेश्चन में शब्दांश कौन को कहते हैं, कि क्या है शब्दांश। तो ये प्रत्यय और जो उपसर्ग है वो शब्दांश होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब जल्दी हम आपको इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड कराएंगे और रीजनिंग की, लेकिन वो शॉर्ट होंगी क्योंकि आप जानते हो जल्दी में 24 जुलाई से एग्जाम चालू है एयरफोर्स XY ग्रुप के। उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन मैथ के कराएंगे जो टेक्निकल होंगे, जैसे त्रिकोणमिति है उसमें जो ट्रिक से क्वेश्चन होंगे उनको कराएंगे, जैसे थीटा का व्यापक मान है उसको भी कराएंगे, जिसमें ट्रिक लग सकती है वो भी आपको कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।